पिछले वीडियो में एयर इंडिया के बारे में हम लोगों ने जहां तक छोड़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ स्टार एयरलाइंस इन 2014। स्टार एयरलाइंस क्या है हम लोग आगे उसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि दुनिया के जो बेस्ट एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टार एयरलाइंस। तो 2014 में हमारी जो एयर इंडिया है वो भी इसका जो है मेंबर बन गई। ऑन 1960 इट टुक डिलीवरी ऑफ इट्स फर्स्ट बोइंग 707 नेम्ड गौरी शंकर एंड बिकेम द फर्स्ट एशियन एयरलाइन टू इंडक्ट अ जेट एयरक्राफ्ट इन इट्स फ्लीट। क्या मतलब है 1960 में इसने अपने बेड़े माने इनका जो एरोप्लेन्स का जो संख्या होता है टोटल नंबर, तो अपने बेड़े में इन्होंने बोइंग 707 नामक एरोप्लेन को शामिल किया जिसका हम हिंदी में मतलब अपना इंडियन नाम रखा गया गौरी शंकर। ठीक है, ये एयरबस थी यानी एरोप्लेन था बड़ा वाला। और ये जो बोइंग 707 है ये जेट इंजन से चलने वाला, हम लोग इसके पहले आप लोगों को याद होगा जो मैंने मिसाइल्स पर कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं डिफेंस सेक्टर पर, तो उसमें मैंने आपको इंजन्स के टाइप बताए हैं। ठीक है, रैमजेट इंजन क्या है, जेट इंजन क्या है, ठीक है, ये तमाम चीजें हम लोग उस पर देखेंगे। तो जेट इंजन से चलने वाला था ये जो बोइंग 707 एयरक्राफ्ट है। और जेट इंजन से 1960 में उड़ान भरने वाला इंडियन एयरलाइंस एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। ठीक है, अब इंडियन एयरलाइंस में लगभग पूरे के पूरे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो जेट इंजन से चलने वाले हैं, इसलिए नाउ इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल जेट एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड की पहली एयरलाइन है जिसके पास सारे जो एयरप्लेन्स हैं वो जेट इंजन से ऑपरेट होते हैं। इट हैज टू सब्सिडरीज, इसकी दो सहायक कंपनियां हैं। पहला एलायंस एयर, इसका काम है देश के भीतर एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, देश के इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं भरता। दूसरा है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये एशिया के देशों में थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ वहां, तो उन देशों में जो पैसेंजर सर्विस या एयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो एयर इंडिया की एयर इंडिया एक्सप्रेस नामक सब्सिडी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए इन 2007 इंडियन एयरलाइंस वाज मर्ज्ड विद एयर इंडिया। ठीक है, 2007 में इंडियन एयरलाइंस एक दूसरी हमारी सरकारी कंपनी थी जो एयरवेज के फील्ड में काम करती थी। 2007 में इसको मर्ज कर दिया गया, किसके साथ? एयर इंडिया के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने के पीछे कारण क्या था कि जो इंडियन एयरलाइंस है ये सरकारी कंपनी थी और ये घाटे पे चल रही थी। ठीक है, तो उसको एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। लेकिन जब इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया के साथ मर्ज किया गया उसके बाद ये देखा गया कि ओवरऑल जो एयर इंडिया है मर्जर के बाद उसका भी लॉस ईयर वाइज ईयर, मंथ वाइज मंथ, डे बाय डे लॉस बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो एयरलाइन वाज मर्ज्ड विद इट। सिंस देन इट्स ओवरऑल लॉस इंक्रीज्ड। हेंस अब इनका लॉस बढ़ते जा रहा था, इसलिए भारत सरकार ने इसका एक तरीका सोचा। हेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 100% प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया ऑन नवंबर 2019। अतः भारत सरकार ने 2019 में निर्णय लिया कि हम एयर इंडिया का 100% प्राइवेटाइजेशन करेंगे और उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया। माने जो भी प्राइवेट कंपनियां इसमें इंटरेस्ट रखती हो वो अपना एक्सप्रेशन हमको बताएं। ठीक है, ताकि हम इसकी प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ा सकें। ठीक है, हालांकि इसका काफी प्राइवेटाइजेशन का काफी विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन इंडिया के एयरलाइन सेक्टर में रिफॉर्म के लिए प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा स्टेप हो सकता है। ठीक है, अब उसके रिजल्ट क्या होते हैं वो बाद में देखा जाएगा। चलिए, तो यहां तक हमने एयर इंडिया के बारे में बात कंप्लीट कर ली। ये हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या ज्वाइंट वेंचर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने दो पढ़ लिया। ठीक है, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पढ़ लिया, एक एयर इंडिया पढ़ लिया। अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, भारत सरकार की
ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका काम मुख्य रूप से जब 1985 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसका मुख्य काम ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है उसके इनफील्ड से ऑफ फील्ड से ऑन फील्ड तक आने जाने में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम है उसमें मदद पहुंचाना था। लेकिन बाद में इसके और भी काम इसमें एडप्ट कर दिए गए। ठीक है, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। फ्लीट साइज माने इसमें इसके बेड़ों में हेलीकॉप्टर्स की संख्या है 43। इसके हब्स जहां पर इसके हेलीकॉप्टर्स खड़े होते हैं, एक तो है जुहू में, टोटल 2 हब्स हैं। जुहू एरोड्रम मुंबई में, दूसरा सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली में। 2 जगह पर इसके हब्स हैं। इट ऑफर्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज फॉर, ये किन किन कामों के लिए अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है? नंबर 1 ऑफशोर ऑपरेशन ऑफ ONGC। ONGC की ऑफशोर की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, लैंड से समुद्र तक जाना, फिर समुद्र से लैंड तक आना, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह में उसको ONGC को मदद करना। दूसरा इंटर आइलैंड ट्रांसपोर्टेशन। इंटर आइलैंड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह है कि अंडमान के लोग हैं और उनका हाई कोर्ट कहां पर है? कलकत्ता है। उसी प्रकार लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहां है? कोची में है, माने केरल वाला हाई कोर्ट लगता है। इस प्रकार कई कामों के लिए अगर जो अंडमान और लक्षद्वीप के लोगों को और वहां के ऑफिशियल्स को यदि इंडिया के मेनलैंड में आना जाना होता है तो उसको कहा जाता है इंटर आइलैंड ट्रांसपोर्टेशन, माने एक आइलैंड से इंडिया के मेनलैंड तक आना। उसमें भी ये जो है सर्विस प्रोवाइड करती है और अंडमान और लक्षद्वीप में ये एक्टिव है। तीसरी बात है कनेक्टिंग इनएक्सेसिबल एरियाज। भारत के दूरस्थ क्षेत्रों को जहां पर रोड नहीं है, रेल नहीं है, वहां तक पहुंच सुनिश्चित करने में पवन हंस के हेलीकॉप्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हेली पिलग्रिमेज टूरिज्म, भारत में ऐसे पर्यटन क्षेत्र जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, चढ़ाई पर स्थित हैं, खास करके जो तीर्थ स्थल है, हिंदू तीर्थ स्थल, और वहां पर बूढ़े वृद्ध बच्चे जवान नहीं जा पाते तो उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाया जाता है। जैसे वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी में जो हेलीकॉप्टर चलती है, जो आपको कुछ टिकट लेकर के 500-1000 रुपए जो भी उसका टिकट एक फेयर होता है, ठीक है, तो वो आपको ग्राउंड से उठा करके ले जाकर के सीधे वैष्णो देवी की चोटी पर छोड़ देता है। तो इस प्रकार से जो तीर्थ स्थल है वहां पर जो हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, चाहे एक तो वैष्णो देवी है और जहां कहीं भी चलते होंगे, तो वहां पर पवन हंस के हेलीकॉप्टर्स चलते हैं। सॉरी, अगली बात कस्टम्स एंड पाइपलाइन सर्विलेंस। हमारे यहाँ जो कस्टम और जो पाइपलाइन, नेचुरल गैस वगैरह के पाइपलाइन की सर्विलेंस, कहीं लीक वगैरह नहीं हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ वगैरह मामला ना हो, तो उसकी निगरानी की जाती है। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इसके हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। कैजुअलिटी एंड रेस्क्यू वर्क्स, ठीक है, कोई आपदा और राहत कार्यों में भी इन हेलीकॉप्टरों का मदद लिया जाता है। चार्टर सर्विस, ठीक है, खास करके स्टेट गवर्नमेंट्स में या और भी जो ऑफिशियल्स हैं वो चार्टर सर्विस यदि चाहिए तो चार्टर सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। जॉय राइड्स, ठीक है, आनंद वगैरह के लिए, मजा लेने के लिए, मनोरंजन के लिए भी जो राइड्स की फैसिलिटीज ये उपलब्ध कराते हैं। वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन, वीआईपी लोगों को यहाँ वहां लाना ले जाना। फिल्म शूटिंग एंड एरियल फोटोग्राफी, फिल्म शूटिंग वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है और एरियल फोटोग्राफी जो हम लोग देखते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। फ्लावर ड्रॉपिंग एंड अदर्स, ऊपर से पुष्प की वर्षा करना या आपातकाल के दिनों में फूड पैकेट्स गिराना, पानी का बोतल गिराना या जो कुछ भी मेडिसिन वगैरह ड्रॉप करना, तो एनी ड्रॉपिंग एक्टिविटीज इज डन बाय हेलीकॉप्टर्स ऑफ पवन हंस। सर्विसेज टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट जिनके पास अपने खुद के चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सुविधाएं नहीं होती, ठीक है, तो उनको ये अपनी हेलीकॉप्टर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। यहां तक बात समझ हो गई। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड में पैसा किसका कितना लगा है, शेयर कितनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% शेयर है इसमें और ONGC का 49%, ठीक है। जल हंस क्या है? जल हंस क्या है? इंडिया फर्स्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। एम्फीबियस माने जो जमीन से होकर के भी उड़ान भर सकती है और पानी से होकर के भी उड़ान भर सकती है। ऐसा है भारत का पहला एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जल हंस, ठीक है। ये ज्वाइंट वेंचर है पवन हंस लिमिटेड का और गवर्नमेंट ऑफ अंडमान और निकोबार का, और इसको अंडमान और निकोबार में ही ये सर्विस में है, माने वहां पर काम कर रही है।
ठीक है, इतना हमने जानकारी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के बारे में ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब हमें डे टू डे लाइफ में हम परिचित होते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि पुष्प की वर्षा हो रही है तो कौन कर रहा है, ठीक है, वैष्णो देवी में जो हेलीकॉप्टर है वो कौन चला रहा है, और यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपको ये सब ध्यान रखना है। चलिए चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एरा, AERA, a statutory body established in 2008 to regulate tariff and other expenditure and fee for major airports। भारत के बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं वहां के खर्चों आदि का हिसाब किताब, टैरिफ इत्यादि का हिसाब किताब, और कितना पैसा आ रहा कितना जा रहा वहां पर, ये सब का ध्यान रखने के लिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना 2008 में की गई। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसका काम है कि जो इंटरनेशनल या नेशनल पैसेंजर्स आते हैं उनको होटल फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, ठीक है। चलिए, यानी होटल इंडस्ट्री है ये एक प्रकार से एयर इंडिया का। छठवीं, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है, जो कि फुर्सतगंज, रायबरेली, वही सोनिया जी, ठीक है, तो वहां पर इन्होंने एस्टैब्लिश कर रखा है। इट ऑफर्स वेरियस एविएशन रिलेटेड कोर्सेज, यहाँ एविएशन से रिलेटेड पायलटिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग इत्यादि कई प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर जो है अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए, एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ विशेष एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समय समय पर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, अब वो बंद भी हो चुके हैं, इनमें से लगभग सभी बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ विशेष एयरक्राफ्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे। इन प्रोजेक्ट्स का नाम क्या है, और कभी मान लीजिए परीक्षा में पूछ ले इस प्रकार का, ठीक है, तो एक तो नहीं पूछेगा, वो 2-3 करके पूछेगा कि दिस, ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो एक तो RG-1 रोहिणी एक प्रोजेक्ट था, इसमें 2 सीटर ट्रेनिंग सेल प्लेन बनाए जाने थे। फिर दूसरा था हिंदुस्तान आर्द्रा, तीसरा रेवाथी, चौथा मृगशिरा और पांचवा MG-1। These were the some of the important aircraft projects of Ministry of Civil Aviation, ठीक है। चलिए, मिशंस ऑफ इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस ने कुछ बड़े बड़े मिशनों को अंजाम दिया है, उनमें से हम लोग 2 की बात करेंगे। गल्फ वॉर इवैक्यूएशन, या इसी को बोलते हैं मिशन एयरलिफ्ट, अगस्त से लेके अक्टूबर 1990 तक 59 डेज का ये पूरा मिशन था। इस मिशन में क्या किया गया था, टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम कुवैत एंड इराक ड्यूरिंग पर्शियन गल्फ वॉर ऑफ 1990। 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ था, जिसको पर्शियन गल्फ वॉर कहते हैं, ठीक है। और अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट फिल्म आप देखेंगे तो उसमें पूरा ये चीज दिखाया गया। उसमें हमारे बहुत सारे भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। इस युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था कुवैत और इराक, उन्हीं के बीच में युद्ध था, ठीक है। तो कुवैत और इराक में बसे हुए भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाना भारत सरकार का कर्तव्य था। इसके लिए एयर इंडिया के कई प्लेन्स कुवैत और इराक में भेजे गए थे, और लगभग इस पूरे मिशन में 1,11,000 से ज्यादा लोगों को उन देशों से भारत सुरक्षित लाया गया था, ठीक है। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर इवैक्यूएशन प्रोग्राम है या मिशन है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, तो पहला गल्फ वॉर इवैक्यूएशन या मिशन एयरलिफ्ट, दूसरा है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन मई 2020 में शुरू किया गया। पर्पस था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजंस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के चलते अभी हम लोगों ने, हमारे बहुत सारे नागरिक विभिन्न देशों में फंसे हुए थे, तो उनको भारत बाहर जो है सुरक्षित लाया गया है। उसके लिए हमारे एयर इंडिया के कई प्लेन्स भेजे गए थे। वंदे भारत मिशन के नाम से ये मिशन जाना गया। कुछ हमारे जो इंडियन से जो फ्लाइट्स जाती हैं एयर इंडिया के या और भी किसी कंपनी के या पवन हंस हेलीकॉप्टर के, उनके कुछ मेजर एक्सीडेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक्सीडेंट्स में नंबर 1 है बोइंग 707-420, ये एरोप्लेन का नाम है, इसको कंचनजंगा नाम भी दिया गया था। ये क्रैश हो गया था माउंट ब्लैंक, फ्रांस में एक पर्वत है माउंट, ठीक है, या माउंट ब्लैंक भी कहा जाता है उसको, वहां पर ये क्रैश हो गया था। इस क्रैश में लगभग 50 से ऊपर भारतीय लोग इसमें थे, वो मारे गए थे, जिसमें भारत के जाने माने न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा भी शामिल थे, ठीक है, पहली बात। दूसरी जो एक्सीडेंट है बोइंग 747 एक्सप्लोजन। ये बोइंग 747 एयरप्लेन में
एक्सप्लोजन हो गया था, उसका कारण था कि बब्बर खालसा, पंजाब में बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने उस पर बम रख दिया था। बम रखने के पीछे कारण यह है कि भारत सरकार ने मिशन गोल्डन टेम्पल या ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल चलाया था, जिसमें सिखों को, जो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे, वहां से बाहर निकालकर उनको मारा गया था। इससे सिख लोग नाराज हो गए थे, तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ये काम किया और बाद में फिर उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी। ठीक है। तीसरा है इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 ये प्लेन का नाम था। ठीक है। ये हाईजैक कर लिया गया था आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा अफगानिस्तान के कांधार में। ठीक है। ट्रेन, ये जो पूरा जो एरोप्लेन था, ये कहां जा रहा था? नेपाल के काठमांडू से पाकिस्तान के पेशावर होते हुए, कांधार होते हुए, और वापस उसको न्यू दिल्ली में उसको लैंड करना था। तो यहां पर कांधार में उसको किसी कारणवश उतरना उसको पाकिस्तान में था, लेकिन किसी कारणवश वो पाकिस्तान में लैंड किया था इन्हीं आतंकवादियों के कारण, और फिर उसको हाईजैक कर लिया गया था 24 दिसंबर 1999 में। इसमें टोटल 171 पैसेंजर थे, 5 हाईजैकर्स थे, यानी टोटल 176 लोग इसमें से थे, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है। चौथी बात, पीएच माने पवन हंस AS 350B3, ये एरोप्लेन का नाम है, हेलीकॉप्टर का नाम है। ये क्रैश हो गया था 2011 की बात है ये, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के CM 4 दिन तक मिसिंग रहे, बाद में पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये 4 बड़े एक्सीडेंट्स एयरलाइन के सेक्टर में यहां पर हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत में सिविल एविएशन के हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।